बेटी का हिस्सा दिल छू लेने वाली कहानी। जब नेहा ने अपने पिता के घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसके साथ में सिर्फ एक सूटकेस नहीं था। उसके भीतर उन महीनों की थकान थी जो उसने अपने आत्मसम्मान को बचाते बचाते खो दी थी। उसके भीतर उन रातों की चीखें थी जिनमें उसने तकिए में मुंह दबाकर रोना सीखा था। और उसके भीतर वह सन्नाटा था जो तब पैदा होता है जब कोई औरत समझ जाती है कि अब चुप रहने का मतलब सहनशील होना नहीं बल्कि धीरे धीरे मिट जाना है। तलाक के कागज उसकी फाइल में थे, मगर तलाक का असली दस्तावेज उसके मन पर लिखा हुआ था। वे दस्तावेज जिसमें अर्जुन की हिंसा, उसके घर वालों की निष्ठुरता और समाज की घूरती हुई आंखें सब एक साथ स्याही बनकर जमा हो गए थे। उसने घर की घंटी बजाई तो दरवाज़ा खुला। सामने भाई अनिल था, वही भाई जिसने बचपन में उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया था, वही भाई जिसके कंधे पर सिर रखकर उसने हमेशा अपने आंसू छिपाए थे। मगर आज अनिल के चेहरे पर अपनापन तो था, पर आंखों में एक ऐसी मजबूरी भी थी मानो वे पहले ही किसी अनकहे डर से पराजित हो चुका हो। नेहा ने भीतर कदम रखा तो उसे लगा जैसे घर का नक्शा वही है, पर घर की आत्मा कहीं बदल गई है। सोफे की जगह बदल चुकी थी, दीवारों पर परिवार की पुरानी तस्वीरों की जगह अब नए चमकते फ्रेम टंगे थे। रसोई में बर्तनों की खनक अलग थी और सबसे ज्यादा अलग था वह अधिकारपूर्ण ठहराव जो ड्राइंग रूम में पसरा हुआ था। वहां रचना का भाई सुमित ऐसे बैठा था जैसे वे केवल मेहमान नहीं बल्कि इस घर का घोषित मालिक हो। और उसके पास उसकी पत्नी पूजा बैठी थी। उनके दो बच्चे कमरे में दौड़ते हुए खिलौने बिखेर रहे थे और उनके चेहरे पर वह निश्चलता थी जो बच्चों में होती है, पर उनकी मौजूदगी भी इस बात की सच की मुहर थी कि ये घर अब सिर्फ अनिल रचना का नहीं रह गया था। ये घर किसी अनकहे समझौते के तहत सुमित पूजा का भी हक बन चुका था। और ये हक कागजों का नहीं, आदतों का था, कब्जे का था और उस चुप्पी का था जो घर के असली वारिसों ने ओढ़ ली थी। नेहा भी भीतर ठीक से आई भी नहीं कि रचना ने एक औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, दीदी ऊपर वाली छोटा कमरा खाली है, आप वहीं रह लीजिए, नीचे तो बच्चे। आप समझ रही हैं ना, भाई की इसी शहर में नौकरी लग गई तो किराए का घर लेने से अच्छा मैंने उसे यहीं बुला लिया रहने के लिए। कुछ दिन की बात है, फिर तो भाई का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब तक प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए। आप तो अकेले हैं पर सुमित भाई का पूरा परिवार है, इसलिए मैंने आपका कमरा और मम्मी पापा वाला कमरा उन दोनों को दे दिया है और बाकी के कमरे में मेरे बच्चे और हम लोग रहते हैं। और ये एक ड्राइंग रूम है, आप तो जानती ही हैं। और नेहा ने उस मुस्कान के पीछे छिपी हुई वह सुई देख ली जो किसी के आत्मसम्मान में धीरे धीरे चुभती है। आज उसके ही घर में उसे समझदारी के नाम पर एक स्टोर रूम जैसा कमरा दे दिया गया था, मानो वह बेटी नहीं कोई स्थायी बोझ हो। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे ऊपर चली गई। कमरे में एक पुरानी चारपाई थी, एक अलमारी थी जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था और एक खिड़की थी जिसके बाहर वही आकाश था जो बचपन में उसे अपना लगता था। उसने सूटकेस रख दिया और एक लंबी सांस ली। पहले ही दिन से नेहा को समझ आ गया कि ये घर उसे शरण देने के लिए नहीं, उससे सेवा लेने के लिए तैयार है। क्योंकि सुबह जैसे ही वह नीचे उतरी, रचना की आवाज़ आई, दीदी चाय बना दीजिए, और हाँ, सुमित के बच्चों को दूध भी दे देना। और नेहा ने देखा कि अनिल का बेटा स्कूल की यूनिफॉर्म ढूंढ रहा है। रचना की बेटी बालों में रिबन लगाने की जिद कर रही है। उधर पूजा अपने बच्चे के जूते ढूंढते हुए कह रही है, दीदी जल्दी कर दीजिए ना, देर हो रही है। और सुमित अखबार फैलाकर ऐसे बैठा था जैसे घर का दिन उसके आदेश से शुरू होगा और उसके आदेश पर ही समाप्त होगा। नेहा के हाथ अपने आप रसोई की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उसने ससुराल में भी यही किया था, खुद को बचाने के लिए नहीं,
दूसरों को शांत रखने के लिए। और यही सबसे खतरनाक आदत होती है, जब एक औरत अपनी पीड़ा को दबाकर घर की शांति को अपना धर्म मान लेती है। चाय बनी, दूध गर्म हुआ, नाश्ता बना, टिफिन पैक हुए, बच्चों की बोतलें भरी गई, और इस सब के बीच नेहा ने महसूस किया कि उसके लिए कैसी हो पूछने वाला कोई नहीं है। सोई थी, पूछने वाला कोई नहीं है। तुम्हें आराम चाहिए, पूछने वाला कोई नहीं है। बस निर्देश है, बस सूची है, बस वह अदृश्य रजिस्टर है जिसमें उसकी जिम्मेदारियां लिखी जा रही हैं और उसकी ज़रूरतें काटी जा रही हैं। दिन बीतते गए और नेहा की दिनचर्या किसी मशीन की तरह बना दी गई। फर्क बस इतना था कि मशीन को तेल चाहिए होता है और नेहा को सम्मान, और यहाँ सम्मान की जगह केवल ताने थे। सुबह 4-5 बजे उठकर वह पहले अनिल रचना के लिए चाय बनाती, फिर सुमित पूजा के लिए अलग चाय बनती क्योंकि सुमित को अदरक ज़्यादा पसंद है और पूजा को शक्कर कम। फिर चारों बच्चों के लिए दूध, फिर नाश्ता, फिर टिफ़िन, फिर घर की सफाई, फिर कपड़े, फिर बर्तन। और उसके बाद भी रचना कहती, दीदी आप घर में हैं तो हाथ बटाइए, हमें भी तो आराम चाहिए। पूजा कहती, हमारे बच्चे बहुत शैतान हैं दीदी, आप ही संभाल लेती हो। और सुमित उस निर्लज्ज अधिकार के साथ बोलता, मेरा लैपटॉप टेबल साफ रखना, मेरी फाइलें इधर उधर मत करना, और हाँ, मेरे दोस्तों के लिए शाम को कुछ स्नैक्स बना देना, वे आएंगे। मानो नेहा कोई इंसान नहीं, किसी का लाया हुआ घरेलू सामान हो जिसे जहाँ चाहे रखो और जब चाहे इस्तेमाल कर लो। कई बार नेहा का मन करता कि वह चीख कर कह दे कि मैं टूट चुकी हूँ, मुझे संभलने दो, मगर वह चुप रहती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके भाई का घर भी उससे छिन न जाए, क्योंकि तलाक के बाद औरत का सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर वह एक जगह से निकल गई तो दूसरी जगह भी उसे रहने नहीं देगा। और यही डर लोग सबसे ज़्यादा भुनाते हैं। एक शाम वह घटना हुई जिसने नेहा के भीतर जमा हुए सारे लावा को एक साथ उगल दिया। उस दिन सुमित के घर कुछ मेहमान आए थे, उसके ऑफिस के दोस्त, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और घर अचानक किसी मैरिज हॉल जैसा हो गया। ड्राइंग रूम में हंसी के ठहाके थे, टीवी तेज था, बच्चों के खिलौने बिखरे थे, और रसोई में नेहा अकेली एक के बाद एक चीज़ें बनाती जा रही थी। पूड़ियाँ, सब्जी, चावल, रायता, मिठाई, और उसकी कलाई दर्द से जकड़ रही थी, पीठ पसीने से भीग रही थी, और मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि ये सब किस कीमत पर हो रहा है। तभी उसने सुमित को बड़े गर्व से अपने दोस्तों से कहते हुए सुना, बहन का घर है यार, अपना ही समझो। और ये नेहा है, मेरी बहन की तलाकशुदा ननंद, घर संभाल लेती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो मेरी बहन ने इसे सहारा दे दिया। अब क्या करें, इतना तो करना ही पड़ेगा, आखिर इतने बड़े दिल की है मेरी बहन। और फिर किसी ने मजाक में कहा, मतलब तुम्हारे घर की मैनेजर? तो सुमित हंस पड़ा, पूजा भी हंसी, और रचना ने भी बनावटी ठहाका लगाया, और उस ठहाके ने नेहा के दिल में ऐसी आग लगा दी जैसे किसी ने सूखी घास पर चिंगारी फेंक दी हो। नेहा के हाथ रुक गए, गैस पर चढ़ी कढ़ाई में तेल तपता रहा, मगर उसके भीतर उससे कहीं ज़्यादा ताप उठ चुका था। उसने अपने हाथ धोए, अपने आंसू पोंछे नहीं, क्योंकि अब कोई आंसू नहीं थे, और वह सीधी ड्राइंग रूम में चली गई, उस जगह पर जहां अब तक उसे काम के अलावा आने की इजाज़त नहीं थी। कमरे में सब लोग बैठे थे, हंसी चल रही थी, और नेहा का आना किसी ने नोटिस तक नहीं किया। मगर जब उसने बहुत धारदार आवाज़ में कहा, सुमित, तो उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि कमरे की हवा तक रुक गई। सुमित ने पलट कर देखा, हाँ, और नेहा ने एक एक शब्द को ऐसे फेंका जैसे वह शब्द नहीं, बरसों का दबा हुआ अपमान हो। आज से तुम
अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये तुम्हारा घर है। सुमित ने हंसकर कहा, क्या बोल रही हो? नेहा ने अपनी नज़र रचना पर टिकाई और उसकी आवाज़ अब तेज हो गई। भाभी, अपने भाई से बोलो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकले। रचना सन्न रह गई, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। पूजा ने तुरंत कहा, दीदी आप ये क्या? बच्चों के सामने? लेकिन नेहा ने पूजा की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि ये लड़ाई पूजा से नहीं थी। ये लड़ाई अपने उस भाई भाभी से थी जिन्होंने घर की बेटी को उसके ही घर में गुलाम बना दिया था। उस भाभी से था जिसने अपनी ननद को अपने भाई भाभी की नौकरानी बना दिया था। नेहा ने रचना की तरफ एक कदम बढ़ाया। तुम लोग मुझे यहाँ मेहमान बनाकर रख रहे हो और फिर उसी मेहमान को नौकरानी बना दिया है। मैं तुम्हारे बच्चों का काम करती हूँ, तुम लोगों का काम करती हूँ, और अब तुम्हारे भाई की पत्नी और बच्चों का भी काम करती हूँ। जैसे मेरी जिंदगी का एक ही मकसद हो कि मैं सबके पीछे पीछे भागती रहूँ, सबके कपड़े उठाती रहूँ, सबके टिफिन भरती रहूँ, सबके बच्चों को संभालती रहूँ, और बदले में मुझे ताने मिले कि तलाक लेकर आई है, इसलिए इस घर में रहने का अधिकार नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी है। रचना कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि नेहा ने उसे बीच में काटते हुए कहा, और सुन लो भाभी, अगर तुम अपने भाई को यहाँ रखने का इतना ही शौक रखती हो तो घर का बंटवारा करवा लो। कानूनी तौर पर, लिखित तौर पर मेरा हिस्सा अलग होगा, तुम्हारा हिस्सा अलग होगा। तुम अपने हिस्से में अपने मायके का पूरा गांव बसा लो, अपने भाई के साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, जिसे चाहे रखो, मुझे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आदमी, ये सुमित आइंदा मेरे हिस्से की दहलीज पर भी दिखाई नहीं देना चाहिए, और अगर ये फिर से मेरे सामने इस घर को अपना कह बैठा तो मैं सच में धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस बेटी की चेतावनी है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अब अपना और अधिकार नहीं खोएगी। कमरे में बैठे लोग हक्के बक्के थे। बच्चों के चेहरे सहम गए, किसी के हाथ में पकड़ा चम्मच हवा में ही रुक गया, और सुमित, जो अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, उसने फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी से कहा, इतनी ही जबान तेज है और इतनी अकड़ है तो ससुराल में ये अकड़ क्यों नहीं दिखाई? वहाँ तो रोज पिटती रहती थी, और यहाँ देखो मेरी बहन के घर पर ऐसा हुक्म जमा रही है जैसे इसके बाप का घर है। अब नेहा को बहुत जोर का गुस्सा आया, क्योंकि उसने सुमित की सारी बातें सुन ली थी, और बिना किसी हड़बड़ी के वह ड्राइंग रूम में सुमित के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू वह पहले ही बहुत बहा चुकी थी। उसकी आवाज़ शांत थी, पर भीतर ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने सुमित की आंखों में देखते हुए कहा, वहाँ मुझे जो और जितना करना था मैंने कर लिया था, उसकी सफाई मुझे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम मुझसे पूछो मैं वहाँ क्यों नहीं बोली। उसकी आवाज़ अब थोड़ी ऊंची हुई, पर उसमें कंपन नहीं था, केवल दृढ़ता थी। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, वह घर मेरे बाप का घर नहीं था, वह मेरा ससुराल था, जहाँ मेरे अधिकार सीमित थे, जहाँ मुझे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा, जहाँ से मैंने कानूनी तौर से बाहर आने का निर्णय लिया, क्योंकि वहाँ रहना मेरे आत्मसम्मान और मेरी सुरक्षा के खिलाफ था। सुमित ने बीच में बोलना चाहा, पर नेहा ने उसकी तरफ मुड़कर उसी दृढ़ता से कहा, अभी कुछ देर पहले तुमने फुसफुसाकर कहा था कि मैं ऐसे मालकिन बन रही हूँ जैसे ये मेरे बाप का घर हो। सुन लो, हाँ, ये मेरे बाप का घर है। मेरे ससुराल का घर मेरे बाप का घर नहीं था, उस पर मेरा हक नहीं था, वहाँ मुझे बहू बनकर रहना था।
लेकिन ये घर मेरे पिता की मेहनत से बना है और कानूनन इस घर में मेरा पूरा हक है। आधा हिस्सा मेरा है, उतना ही जितना मेरे भाई का। यहाँ मैं मेहमान नहीं हूँ, यहाँ मैं मालिक की बेटी हूँ और यहाँ की आधी मालकिन समझें। सुमित आंखों में पहली बार डर उतर आया, क्योंकि उसने नेहा के चेहरे पर वह साफ साफ दृढ़ता देख ली थी जो केवल वही औरत दिखा सकती है जिसने अत्याचार से भागकर नहीं, अत्याचार से लड़कर निकलने का फैसला किया हो। रचना ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? नेहा ने उसी क्षण जवाब दिया, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हारे इस भाई भाभी को आनी चाहिए जो दूसरे के घर में आकर रहकर मालकिन बने बैठे हैं। अनिल अब तक चुप था, लेकिन नेहा की आवाज में जो सच था उसने अनिल के भीतर भी कुछ तोड़ दिया। उसने बोला, सुमित, अब तुम्हें अलग रहना चाहिए। और ये सुनते ही रचना की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि जिस व्यवस्था पर वह आराम से बैठी थी वह ढह सकती है। उस रात कोई खाना नहीं खा पाया, कोई हंस नहीं पाया, और नेहा ऊपर अपने कमरे में गई तो उसे पहली बार लगा कि वह उस घर में सांस ले पा रही है, क्योंकि उसने वर्षों बाद अपने लिए बोलना शुरू किया था। अगले दिन नेहा ने एक वकील से बात की, संपत्ति के कागज निकलवाए, पिता के नामांतरण प्रक्रिया समझी और रचना के सामने साफ रख दिया कि सुमित परिवार सहित घर खाली करेगा। घर का कानूनी बंटवारा होगा और बंटवारे के बाद नेहा अपने हिस्से पर ताला लगाएगी, अपने हिस्से का अलग प्रवेश द्वार बनवाएगी और अपने हिस्से में अपनी दुनिया बनाएगी। रचना को अपने हिस्से में जो करना है करे, जिसे रखना है रखे, उसने नेहा को कोई मतलब नहीं। रचना ने बहुत कोशिश की कि बात घर के अंदर ही दब जाए, लेकिन इस बार नेहा दबने वाली नहीं थी। उसने बहुत शांत, बहुत स्थिर, बहुत निडर आवाज में कहा, मैं अब समझौते नहीं करूंगी, क्योंकि समझौते के नाम पर मैंने अपनी जिंदगी का सारा सम्मान गिरवी रख दिया है। अब नहीं। कुछ ही हफ्तों में सुमित ने किराए का घर ले लिया। पूजा ने जाते जाते ताने देने की कोशिश की, पर नेहा ने सिर्फ एक वाक्य से उसे रोक दिया, अगर मोहल्ले में भी अपनी बेइज्जती होती नहीं देखना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना बीच सड़क पर आकर इज्जत उतार दूंगी, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम लोगों की तरह कोई मेहमान नहीं। वैसे तुम लोग तो मेहमान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेहमान बनकर आए और घर पर कब्जा ही कर लिया। रचना का चेहरा उतरा हुआ था। अनिल अपराध बोध में डूबा था और बच्चों ने पहली बार नेहा को केवल काम करने वाली बुआ नहीं, बल्कि घर की असली बेटी की तरह देखा। कानूनी प्रक्रिया के तहत घर का स्पष्ट विभाजन तय हुआ। नेहा का हिस्सा अलग, अनिल का हिस्सा अलग, और नेहा ने अपने हिस्से की रसोई में पहली बार अपने लिए चाय बनाई। अपने हिस्से के कमरे में पहली बार बिना डर के गए सोई। धीरे धीरे नेहा ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। उसने कुकिंग क्लासेस का छोटा सा काम शुरू किया, ऑनलाइन क्लासेस देनी भी स्टार्ट की, और कुछ महीनों बाद वही नेहा जिसे सब नौकरानी समझ रहे थे, अपने हिस्से में एक छोटा सा लेकिन मुनाफे वाला बिजनेस चलाने लगी, जहां आसपास की महिलाएं कुछ सीखने आती, हंसती, बातें करती, और नेहा उन्हें केवल हुनर नहीं सिखाती, उन्हें ये भी सिखाती कि अपने अधिकार के लिए बोलना कोई बदतमीजी नहीं, ये आत्मरक्षा है। एक दिन अनिल उसके हिस्से के दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में पछतावा था, और उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया। नेहा ने उसे देखा और बहुत देर बाद बस इतना कहा, भैया अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं अपने खुद के साथ हूँ। उस एक वाक्य में इतना सुकून था कि अनिल की आंखें भर आई और नेहा के भीतर भी बरसों की गांठ जैसे थोड़ी थोड़ी घुलने लगी। दोस्तों,
आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।